हमारे छत्तीसगढ़ के खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। बता दें कि आज छत्तीसगढ़ कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। 5 साल के कार्यकाल का ये अंतिम मानसून सत्र है, जिससे पहले ये बैठक हो रही है, जिसके तहत आपको बता दें कि घोषणा पत्र के जो बचे हुए वादे थे उस पर मुहर लग सकती है। 18 जुलाई से विधानसभा का मानसून सत्र है और उससे पहले कैबिनेट की बैठक में जो अब तक घोषणा पत्र में वादे किए गए थे और पूरे नहीं हो पाए हैं, उन पर मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है। तो बड़ी और अहम जानकारी साझा कर रहे हैं, जहां पर कैबिनेट की आज अहम बैठक होनी है और इस बैठक में अब तक जो घोषणा पत्र में फैसले जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए हैं, उनको पूरा करने की मुहर लग सकती है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर बता दें कि आज छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक और इस बैठक में उन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी जो कि 5 साल के कार्यकाल में जो घोषणा पत्र पर वादे अधूरे रह गए थे उन पर मुहर लग सकती है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रदीप नामदेव हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी प्रदीप, आपसे समझना चाहूंगी, ये कैबिनेट की बैठक हो रही है, इसमें बताया जा रहा है कि जो वादे घोषणा पत्र में किए गए थे और पूरे नहीं हुए उन पर भी मुहर लग सकती है। जी बिल्कुल, देखिए आज भूपेश कैबिनेट की बैठक चल रही है। बैठक में सभी मंत्रीगण उपस्थित हैं और उप मुख्यमंत्री टीएस बाबा जी उपस्थित हैं। देखिए भूपेश कैबिनेट की बैठक 11 बजे से लगातार अभी चल रही है और बैठक में क्योंकि देखिए 18 जुलाई से मानसून सत्र का भी आगाज है और 21 जुलाई तक 18 जुलाई से 21 जुलाई तक मानसून सत्र चलेगा, जिसको लेकर भूपेश कैबिनेट की बड़ी बैठक होगी। आपको बता दें कि जो घोषणा पत्र में सरकार ने वादे किए थे, भूपेश सरकार ने जो घोषणा पत्र अभी कुछ रह गए हैं घोषणा जो कि उस पर मुहर लग सकती है। घोषणा पत्र में वादे जो किए थे जो अभी पूरे नहीं हुए वादे, उस पर मुहर लग सकती है। तो देखिए जो नियंत्रीकरण है उससे एक बड़ा मुद्दा है छत्तीसगढ़ में। तो देखिए नियंत्रीकरण को लेकर भी सरकार कुछ बड़ा निर्णय ले सकती है, क्योंकि देखिए चुनाव में ज्यादा समय बचा नहीं है और मानसून सत्र भी आखिरी सत्र होगा। तो देखिए लगातार बैठकों का दौर जारी है, लेकिन आज भूपेश कैबिनेट की बैठक है जिसका कुछ बड़ा निर्णय और बड़ी मुहर लग सकती है। बिल्कुल प्रदीप, इसके अलावा मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, क्योंकि आप जिक्र कर रहे थे कि ऐसे कई फैसले हैं जो कि अभी तक अधूरे रह गए हैं काम, वो कौन सी बड़ी सौगात आज प्रदेशवासियों को मिल सकती है, इस कैबिनेट में फैसला लिया जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए भूपेश सरकार के द्वारा तमाम वादे किए गए थे। घोषणा पत्र के द्वारा शराबबंदी का मामला था, नियंत्रीकरण का मामला था, स्वास्थ्य कर्मियों का मामला था, तमाम ऐसे मामले थे जो कि अभी पूरे नहीं किए गए हैं सरकार के द्वारा। तो हो सकता है कि आज कैबिनेट की बैठक में उन सभी वादों पर मुहर लग सकती है और एक बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। कैबिनेट बैठक में सभी मंत्री उपस्थित है, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव भी उपस्थित है और भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। 11 बजे से लगातार बैठक मुख्यमंत्री निवास में चल रही है। देखिए मानसून सत्र से पहले की ये बैठक बुलाई गई है। 18 जुलाई से 21 जुलाई तक मानसून सत्र रहेगा। इस साल का मानसून सत्र है, क्योंकि देखिए इसके बाद चुनाव है। तो देखिए लगातार भूपेश कैबिनेट की बैठक अभी चल रही है और बैठक के बाद कुछ बड़े मुद्दों पर मुहर लग सकती है। जी प्रदीप, इसके अलावा ये बैठक इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि मानसून सत्र यानी 5 साल का जो अब मानसून सत्र की आखिरी बैठक होने वाली है। जी बिल्कुल, देखिए जो 5 साल में सरकार ने कामकाज किए हैं मानसून सत्र में, वो सभी तो सरकार बताइए भाजपा की भी लगातार बैठकें चल रही थी मानसून सत्र में घेरने के लिए। नेता प्रतिपक्ष ने भी बैठक बुलाई थी और देखिए आज भूपेश कैबिनेट की बैठक है 11 बजे से सीएम हाउस में चल रही है और सभी वहाँ पर मंत्री उपस्थित है, उप मुख्यमंत्री टीएस उपस्थित है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बैठक चल रही है। तो सरकार ने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे तो उनमें से अभी कुछ वादे ऐसे हैं जिन पर मुहर नहीं लगी है। तो देखिए हो सकता है कि कैबिनेट की बैठक चल रही है और कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि देखिए चुनावी साल है, लास्ट साल है। तो देखिए कहीं ना कहीं एक बड़ा कुछ ना कुछ होने की संभावना है। तो सरकार के द्वारा घोषणा पत्र में वादे किए गए थे, कुछ वादे रह गए हैं जो अभी पूरे नहीं हुए हैं, उनमें से कुछ वादों पर मुहर लग सकती है। ठीक है प्रदीप, बने रहिए आप हमारे साथ और अगली खबर का रुख करते हैं। बड़ी जानकारी जहां पर आपको बता दें कि 7 जुलाई को रायपुर दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी और प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं।
7 जुलाई यानी कि कल सुबह 10:45 पर पीएम मोदी पहुंचेंगे, जहां पर साइंस कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे और आईआईटी का लोकार्पण भी करेंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर कल यानी कि 7 जुलाई को पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरान बड़ी जनसभा को वो संबोधित भी करेंगे और साथ ही साथ कई सौगात भी मिलेगी, जिसमें आईआईटी का लोकार्पण भी शामिल है। प्रदीप, आपका रुख करना चाहूंगी। बस एक दिन बचा है, पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं और तैयारियां जैसे कि लगातार पूरी की ही जा रही हैं। क्या कुछ इंतजाम अब तक सुरक्षा के और क्या तैयारियां की गई हैं? जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मतलब 7 जुलाई को 10:45 पर राजधानी रायपुर पहुंचेंगे और आज हम वहीं पर खड़े हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। और सामने आप देख सकते हैं कि स्टेज बनाया गया है, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10:45 पर पहुंचेंगे और यहाँ स्टेज पर बैठेंगे। उनके साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह बैठेंगे, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साह बैठेंगे, प्रदेश प्रभारी ओम माथुर बैठेंगे। तो तमाम बड़े पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। देखिए 7 जुलाई को नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, कल 10:45 पर राजधानी रायपुर पहुंचेंगे। तो देखिए लगातार तैयारियों का दौर जारी है और देखिए अब कुछ ही घंटे बचे हैं उनके आगमन को, तो ऐसे में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो तमाम पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर बैठे हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह बैठे हैं, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साह बैठे हैं, प्रदेश प्रभारी ओम माथुर बैठे हैं। देखिए तैयारियों का खुद यहाँ पर बैठकर वो जायजा ले रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। देखिए अब कुछ ही समय बचा है नरेंद्र मोदी का आगमन को लेकर, कुछ ही घंटों का समय बचा है। ऐसे में तैयारियां तेज हो गई हैं। तो देखिए 4 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा है, जिसको लेकर लगातार तैयारियां अभी अंतिम चरण पर हैं। क्योंकि देखिए कल सुबह 10:45 पर नरेंद्र मोदी यहीं पर पहुंचेंगे और देखिए आप देख सकते हैं कि स्टेज बनाया गया है, नरेंद्र मोदी यहाँ पर बैठेंगे, यहीं से भाषण देंगे। 11 बजे के लगभग यहाँ पर एक आम सभा को संबोधित करेंगे और यहाँ पर लगभग 1.5 लाख की जनसंख्या में 1.5 से 2 लाख की जनसंख्या में पीछे कुर्सियां लगाई गई हैं कि यहाँ पर इतने लोग मौजूद रहेंगे। इस बड़ी जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 बजे के लगभग संबोधित करेंगे और कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे और आईआईटी भिलाई का भी यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करेंगे। तो देखिए 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी रायपुर पहुंचेंगे। ठीक है प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का दौरा रहने वाला है। मनसुख मंडाविया रायपुर एम्स का दौरा करेंगे, जहां पर क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री छात्रों और शिक्षकों के साथ सीधा संवाद भी करेंगे। इसके साथ ही साथ पीएमआर बिल्डिंग के सामने ये आयोजन किया जाएगा। तो बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया रायपुर एम्स के दौरे पर रहेंगे और क्रिटिकल केयर यूनिट यानी कि इसका सौगात भी मिलने वाली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां पर एम्स रायपुर का वो दौरा करेंगे, क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास करेंगे और साथ ही साथ छात्रों और शिक्षकों से सीधा संवाद भी करेंगे। पीएमआर बिल्डिंग में इस कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि पीएम के कार्यक्रम को लेकर पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। पीएम नरेंद्र मोदी की सभा को लेकर अपील की गई है। थैला और अनावश्यक सामान न लाने की अपील की गई है। आगमन गेट से सामान के साथ प्रवेश करने को एंट्री नहीं दी जा रही है। तो पुलिस की तरफ से, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं और उनकी जनसभा में बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे, बैठने की व्यवस्था लगभग 2 लाख लोगों की गई है। ऐसे में पुलिस की तरफ से आग्रह किया जा रहा है कि कोई भी थैला या ऐसी सामग्री लेकर ना आए और अगर कोई व्यक्ति ऐसी सामग्री लेकर आता है तो उसे प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो पीएम के कार्यक्रम को लेकर पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है और लोगों से अपील की है कि थैला और अनावश्यक सामान ना लेकर पहुंचे। आगमन गेट से सामान के साथ प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं रायपुर की, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के खाते में 18 करोड़ 47 लाख रुपए की राशि का ऑनलाइन अंतरण किया। इसमें 15 जून से 30 जून तक गौठानों में पशुपालक ग्रामीणों, किसान, भूमिहीनों से क्रय 2.52 लाख क्विंटल गोबर की एवज में 5.05 करोड़ और गौठान समितियों को 7.79 करोड़ रुपए, महिला समूहों को 5.53 करोड़ रुपए की लाभांश राशि वितरित की गई। बता दें कि गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को वितरित राशि को मिलाकर अब तक 507.14 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इसमें से गोबर विक्रेताओं को 247.12 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। के अनुभव के साथ साथ विज्ञान के मेल से और भी अच्छे परिणाम मिलते हैं। अभी तक प्रदेश में 3,33,000 हेक्टेयर की खरीफ फसल की बोनी हो चुकी है। राज्य में इस सीजन में के लिए लगभग 48,20,000 हेक्टेयर में बोनी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह लक्ष्य पिछले सीजन की तुलना में लगभग 1 लाख हेक्टेयर ज्यादा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश पहले से धान का कटोरा कहलाता रहा है, लेकिन जब से राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू हुई है तब से देश के धान की कोठी कहलाने लगा है। पिछले खरीफ मार्केटिंग सीजन में छत्तीसगढ़ ने केंद्रीय पूल में न सिर्फ सबसे ज्यादा योगदान दिया था, बल्कि देश भर में धान बेचने वाले कुल किसानों में छत्तीसगढ़ के किसानों की संख्या सबसे ज्यादा थी। हम लोगों ने पिछले साल 107,53,000 मीट्रिक टन धान खरीदा था। लगभग 24 लाख किसानों ने धान बेचा था। इस साल भी धान की फसल को लेकर किसान भाइयों में भरपूर उत्साह दिख रहा है। अब तक जितनी बोनी हुई है उसमें धान की बुआई सर्वाधिक 2,82,930 हेक्टेयर में हुई है। इस साल हम लोगों ने धान खरीदे का लक्ष्य 125 लाख मीट्रिक टन रखा है। इस बार भी हम जोर शोर से धान खरीदी करेंगे। हमारे पास क्षमता भी है, मंशा भी है और संसाधन भी। लेकिन मैं किसानों से अनुरोध करूंगा कि धान के साथ साथ खरीफ के अन्य फसलों का रकबा बढ़ाने पर भी जोर दें, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ में सभी फसलों का अच्छा मूल्य मिलता है। खरीफ की सभी फसलों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ मिलता है। यहां तक कि उद्यानिकी और वृक्षारोपण पर भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ मिलता है। खाद बीज के आप लोगों को कभी कमी नहीं होने दी जाएगी। इसके लिए हमारी सरकार पूरी तैयारी कर रखी है। हमारे गौठान में भी पर्याप्त मात्रा में जैविक खाद उपलब्ध है। मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि इस सीजन में ज्यादा से ज्यादा जैविक खाद और कीटनाशक का उपयोग करें। आज रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की हड़ताल का तीसरा दिन है। हड़ताल के से बताते चले कि स्वास्थ्य सुविधाएं प्रभावित हुई हैं। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल की जा रही है, जिसमें नियमितीकरण, 13 महीने का वेतन और प्रमोशन की प्रमुखता से मांग रखी गई है और इन्हीं मांगों को लेकर हड़ताल की जा रही है। तो स्वास्थ्य कर्मचारी संघ हड़ताल का तीसरा दिन है। हड़ताल से स्वास्थ्य सुविधाएं भी पूरी तरह से प्रभावित हुई हैं। बता दें कि 6 सूत्रीय मांगों को लेकर यह हड़ताल, जिसमें नियमितीकरण, 13 महीने का वेतन और तमाम ऐसी मांगे हैं जिनको सामने रखा गया है। मांगे पूरी नहीं हुई हैं, इसलिए हड़ताल की जा रही। खबर बीजापुर से है, जहां 24 सूत्रीय मांगों को लेकर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। जिले में डगमगाए स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर के तले कर्मचारी 4 जुलाई से हड़ताल पर सांस्कृतिक भवन में बैठे हुए हैं। साथ ही आपको बता दें कि बीजापुर जैसे अति संवेदनशील क्षेत्र में 150 से 180 स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिनकी मुख्य भूमिका जिले के 7 ब्लॉकों में मौजूद हॉस्पिटलों में रहती है। वेतन विसंगति दूर करने, समान कार्य समान वेतन, समान भत्ते के साथ 13 महीने का वेतन, ओपीडी के समय में बदलाव की मांगों पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। भैया
मैं आर मसीह, कार्यकारी अध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ जिला शाखा का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। जो बता रहे हैं कि 13 महीने का वेतन, बात यह है कि छत्तीसगढ़ शासन पुलिस विभाग को 13 महीने का तनख्वाह दे रही है और उससे ज्यादा वर्क हमारे स्वास्थ्य विभाग के समस्त केडर के कर्मचारी हर त्योहार में, हर मौसम में, हर समय 24 घंटा इन लोग ड्यूटी में कटिबद्ध हैं। जिसके बाद भी हमारे इस कर्मचारी सभी केडरों को 13 महीना का वेतन छत्तीसगढ़ सरकार नहीं दे रही है। 2018 में रायपुर में जो सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में पहले कांग्रेस के विपक्ष में थे सभी नेताओं ने एक स्वर में जाके मंच पर बोले हैं कि कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग के सभी मांगे जायज है। मैं सदाशिव दुर्गा, जिला अध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रांतीय आवाज है। हम लोग दिनांक 4 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल में भाग ले रहे हैं। जिले भर के कर्मचारी, हमारी प्रमुख मांगे केंद्र के समान वेतनमान एवं 1 वर्ष में 13 महीने का वेतन। बड़ी खबर रायपुर से साझा कर रहे हैं, जहां पर रविशंकर विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं। पीएम मोदी के दौरे की वजह से परीक्षाएं रद्द हुई हैं। सभा में सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं को लेकर परीक्षाओं को रद्द किया गया है। एसपीजी के अधिकारियों ने सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये फैसला लिया है, जिसके बाद परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। तो रविशंकर विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षाओं को रद्द किया गया है क्योंकि पीएम मोदी का दौरा है और इसी वजह से सुरक्षा के लिहाज से व्यवस्थाओं को देखते हुए परीक्षा को रद्द किया गया है। वहीं बेमेतरा अनुभागीय अधिकारी सुरुचि सिंह ने वन प्लेटनेट फिलिंग स्टेशन का निरीक्षण किया। कई बार भुगतान के लिए सूचना दिए जाने के बावजूद विगत 3 सालों से पेट्रोल पंप का लगान संचालक एवं भूमि स्वामी अभिषेक तिवारी की ओर से सुभुगतान लंबित था और उनकी ओर से संतोषजनक कारण भी प्रस्तुत नहीं होने की स्थिति में अनुभागीय अधिकारी ने सील करने की थी। साथ ही साथ संचालक को डायवर्शन लगान भुगतान कर बैंक चालान के प्रति शपथ पत्र और जवाब प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया था। साथ ही नोटिस भी जारी किया गया था। जी, अभी झालम में नवागढ़ रोड में एक पेट्रोल पंप चला रहा था, जो 3 साल से बार बार बोलने के पश्चात भी अपना डायवर्जन चालान नहीं पटा रहा था। तो उनको मौके पे नोटिस दिया गया और 3 साल क्यों नहीं पटाए हैं उसका जवाब देंगे और जब चालान पट जाएगा तो उसको अभी के लिए सील किए हैं तो उसको हटा देंगे सील। वहीं खबर छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले से सामने आ रही है, जहां पर अवैध वसूली का मामला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बता दें कि ट्रैफिक विभाग पूरी तरह से अवैध वसूली में जुटा हुआ है। इस बीच ट्रैफिक पुलिस की उगाही से तंग आकर महासमुंद में ट्रक संचालकों द्वारा चक्काजाम किया गया था, जिसके बाद एसपी महासमुंद ने कुछ पुलिसकर्मियों को तत्काल लाइन अटैच किया। ये वही पुलिसकर्मी हैं जो फिलहाल लाइन में पदस्थ हैं और उसके बाद भी इनके हौसले इतने बुलंद हैं कि ट्रैफिक विभाग की वर्दी लगाए नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए अवैध उगाही कर रहे हैं, जिसकी पड़ताल करने पहुंची रायपुर से आर्यन टीवी की टीम ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा और सवाल किए तो साफ तौर पर झूठ बोलते हुए मामले को शांत करने की बात कहते हुए सारा ठीकरा वरिष्ठ अधिकारियों पर फोड़ते हुए नजर आए। अभी हम खड़े हैं महासमुंद एंट्री गेट पर। ये रोड आप देख सकते हैं कि इस रोड पर महासमुंद ट्रैफिक पुलिस की चेकिंग जारी है। ये आम चेकिंग नहीं है। आपको हम बता देना चाहें कि पिछले ही महीने यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की चेकिंग की वजह से अवैध वसूली की शिकायत को लेकर चक्का जाम की स्थिति पैदा हुई थी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा माहौल गरमाया हुआ था।
यहाँ तक कि पुलिस को काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद जो है वो उस माहौल को शांत कराना पड़ा था। और वहीं पर आज कुछ दिनों बाद जब दोबारा हमने इसकी पड़ताल करने के लिए निकले हैं तो हमने पाया कि वही कांस्टेबल और एएसआई जो है वो इस वक्त भी चेकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, जिन्हें उस वक्त चक्का जाम के बाद जो है वो फिलहाल निलंबित करके लाइन अटैच कर दिया गया था। तो किसके आदेश पर ये यहाँ पर इस रोड में चेकिंग कर रहे हैं? सिर्फ एक मौखिक आदेश के चलते जो है इनके द्वारा बताया जा रहा है कि चेकिंग कर रहे हैं। तो आइए इन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ ये पूरा मामला है, किसके आदेश पर ये चेकिंग की जा रही है और कैसी अवैध वसूली अभी तक बंद क्यों नहीं की है। आप लोगों को पिछले बार चक्का जाम के समय में लाइन अटैच किया गया था। लाइन अटैच के होने के बाद क्या कोई मौखिक कोई लिखित आदेश आप लोगों के पास है जिसकी वजह से जिसके चलते आप लोग यहाँ चेकिंग कर रहे हैं? वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशानुसार ये ड्यूटी पर आए हैं। कल दिनांक 7 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन हो रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में वाहनों की चेकिंग किया जा रहा है। किसी प्रकार के संदिग्ध वाहन रायपुर को न जाए, इस चीज की गतिविधि पे नजर रख रहे हैं। नहीं तो उसके लिए चेकिंग के लिए अधिकृत ना आपके पास कोई अधिकारी है ना आपके पास टीआई है, ऊपर से आप लोग लाइन अटैच हैं, लिखित में आप लोग अभी तक बहाल नहीं किए गए, तो फिर किस बिहाफ पे आप लोग चेकिंग कर रहे हैं सर? और यहाँ पर हमने खुद देखा पाया कि आप लोग ट्रकों को रोककर उनकी चेकिंग कर रहे हैं। पर्ची दिखाने की कष्ट करेंगे? कौन सी पर्ची आप लोग एंट्री दे रहे हैं? आओ जरा पर्ची देखें, कौन सी पर्ची आप लोग दे रहे हैं जरा चेकिंग करके। तो आप वही तो देखना चाह रहे हैं सर। हम आपको हम बता दें कि ये सफेद पर्ची जो चौहान सर के द्वारा दिखाई जा रही है, ये भी एंट्री के लिए वैध नहीं मानी जाती ट्रैफिक नियमों के हिसाब से। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं पूरी तरीके से ट्रैफिक नियमों का, वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश का धज्जियां उड़ाते हुए यहाँ अवैध वसूली के लिए ये जो ट्रैफिक का भेष पहने दस्ता है, जो कि फिलहाल लाइन अटैच है, जिनकी ना बहाली हुई है ना ही कोई लिखित आदेश है कि इन्हें यहाँ पर जांच करने का अधिकार ही नहीं, उसके बाद भी यहाँ पर ये जांच करते हुए पाए जा रहे हैं। महासमुंद से आर्यन टीवी के लिए कैमरामैन गिरधारी के साथ पलाश तिवारी की रिपोर्ट। बड़ी खबर का रुख करते हैं। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि 10 अगस्त को मनाया जाएगा राष्ट्रीय किम मुक्ति दिवस, जहां पर 7 जिलों में होगा फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम। 10 से 17 अगस्त तक ये कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसमें 67 लाख लोगों को सामूहिक दवा सेवन का लक्ष्य रखा गया है और साथ ही साथ 1 से लेकर 19 साल तक की आयु के लोगों को कराया जाएगा सेवन। तो जानकारी साझा कर रहे हैं, जहां पर दवा सेवन का लक्ष्य रखा गया है 67 लाख और 10 अगस्त को मनाया जाएगा राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस और इसमें फाइलेरिया को लेकर यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 10 से लेकर 17 तक ये कार्यक्रम चलाया जाएगा। अगस्त में 10 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। खबर कांकेर के पंखाजूर से है, जहां पर पिछले दिनों इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी की किडनैपिंग के मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। बताया जा रहा है कि जो लोग इलेक्ट्रिक का व्यापार कर व्यापारी को उठा ले गए थे, वो कोई और नहीं बल्कि महाराष्ट्र पुलिस सिविल ड्रेस में थे और इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी को शक के दायरे में उठाकर ले गए थे। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।